अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम रीड करेंगे हास्य मोहब्बत के नॉवल की सेकंड लास्ट एपिसोड, जो कि अबीहा राजपूत की तहरीर है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नॉवल। शादी से एक हफ्ता पहले ही मूसा आ गया था। इसने शादी से एक दिन पहले आना था, लेकिन अचानक एक हफ्ता पहले आकर इसने सबको सरप्राइज कर दिया था। मिसिस जाफर तो 3 साल बाद बेटे की वापसी पर काफ़ी अबदीदा हो गई थी। खुशी से इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बेटे को बागौर देख रही थी, जो कि बहुत बड़ा बड़ा लग रहा था। मूसा ने माँ को सीने से लगाकर इनका माथा चूमा और इनको लेकर सोफे पर बैठा। बस अब वापस आ जाओ मूसा, बहुत जुदाई बर्दाश्त कर ली मैंने अपने बेटे की, अब और नहीं, मिसिस जाफर ने नमनाक लहजे में कहा। तो मूसा ने माँ के हाथ चूमे और मुस्कुरा दिया। मॉम, मैं इसीलिए चाहता था कि एक ही दफ़ा डिग्री लेकर ही आऊँ, लेकिन अब भाई की शादी के लिए आना पड़ा। और फिक्र ना करें, बहुत जल्द ये 2 साल भी गुजर जाएंगे और फिर मैं हमेशा आपके पास रहूँगा, मूसा ने माँ को तसल्ली देते हुए कहा। जाफर साहब भी बेहद खुश हो रहे थे मूसा को देखकर। अपने दोनों बेटों को देखकर इनका दिल खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मूसा जो 3 साल पहले गया था तो इन्हें बच्चा बच्चा लगता था। इसकी हाइट तो पहले भी काफ़ी थी और अब शायद एक्सरसाइज करने से इसका जिस्म भी भर गया था और वो अपनी उम्र से भी इन्हें बड़ा लग रहा था। ये एक माँ बाप का दिल ही चाहता है कि अपनी जवान औलाद को देखकर वो कितने खुश होते हैं। औलाद तो एक पौधे की तरह होती है, जिसे इंसान अपनी मोहब्बत और तवज्जो से परवान चढ़ाता है, और माँ बाप की मिसाल एक माली की सी है। जैसे माली की अपने पौधे को परवान चढ़ते हुए देखते खुशी दिदड़ी होती है, बिल्कुल माँ बाप का भी यही हाल होता है। लेकिन औलाद एक आजमाइश भी होती है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में औलाद को आजमाइश भी कहा है, और आजमाइश मुख्तलिफ किस्म की होती है। कुछ औलाद अपने माँ बाप का बुढ़ापे में ख्याल नहीं करती। जब वो कमज़ोर हो जाते हैं, इनके आसरे पर होते हैं, तो औलाद इनको छोड़ देती है। और हमारे मुल्क के ओल्ड एज होम इस बात का सबूत हैं। कुछ माँ बाप की आजमाइश जवान औलाद की मौत की सूरत होती है। जब एक बूढ़ा बाप अपनी जवान औलाद की मैयत को कंधा देगा, तो इसकी तो कमर ही टूट जाएगी, और शायद ये सबसे बड़ी आजमाइश है माँ बाप के लिए। लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ने औलाद की सूरत राहत भी दी होती है। बस हर इंसान के मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर रहना है। बेटा, अचानक से इतना अच्छा सरप्राइज हमें देने का कैसे सोचा? जाफर साहब ने खुशी से मूसा से पूछा, तो वो मुस्कुरा दिया। लेकिन दिल में सोचने लगा, क्या वह आपको कैसे बताऊं कि आपकी बहू की बातों ने मेरी नींदें उड़ा दी हैं, और इसी का दिमाग सेट करने आया हूँ। लेकिन वो ये सब सोच ही सकता था, बोल नहीं सकता था। इसका दिल तो चाह रहा था ये एयरपोर्ट पे आते ही इसे इस दुश्मन जहां का दीदार हो, लेकिन मैडम का तो दिमाग ही 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ था, और जाने क्या बदगुमानी उसने अपने दिल में पाल रखी थी। लेकिन खैर, अब वो आ गया था तो तमाम कसबल निकाल कर ही जाएगा। उसके दोबारा कभी अपने मुंह से तलाक लफ्ज़ निकालने का सोचेगी भी नहीं। अगली सुबह नेहा यूनी के लिए तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आई, तो सिद्दीकी साहब और आसिया बेगम काफी खुश दिखाई दे रहे थे। नेहा ने गौर से अपने माँ बाप को देखा कि आखिर क्या बात है जो उसके माँ बाप इतने खुश हैं। अभी वो नाश्ता कर ही रही थी कि सिद्दीकी साहब की बात पर उसका नाश्ता करता हाथ थमा। नेहा बेटा, आज यूनी मत जाओ। मूसा कल से पाकिस्तान आ गया है, इसलिए हमने उसे अपने घर खाने पर इनवाइट किया है। जबकि सिद्दीकी साहब की बात पर नेहा को अपना दिल कानों में धड़कता हुआ महसूस हुआ। दिल सिकुड़कर सिमट गया कि क्या वो इसकी तलाक वाली बात पर इतनी जल्दी अमल करने आ गया है। आंखों में बेसाख्ता नमी आ गई, जिसे छुपाने के लिए नेहा सामने रखी प्लेट पर झुक गई। पर इसके हाथ अभी भी कपकपा रहे थे। थोड़ी देर बाद खुद को कंपोज करने के बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुई। डैड, मेरी एक बहुत ज़रूरी असाइनमेंट मैंने सबमिट करवानी है, जिसकी वजह से मेरा जाना ज़रूरी है। और फिर हमें जरनात नेहा की दोस्त के साथ कंबाइन स्टडी करनी है। इस तरह इनकार करना मुनासिब नहीं, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। लेकिन बेटा, मूसा इतने सालों बाद वापस आया है, वो क्या सोचेगा? आसिया बेगम ने कहा।
तो नेहा ने इनका हाथ पकड़ा। मॉम प्लीज, आप भी समझे ना, और अगर नहीं तो फिर किसी दिन इनवाइट कर लीजिएगा जिस दिन मैं फ्री होंगी। इस तरह इनकी फैमिली को टाइम भी दे सकूंगी। आप जानती हैं ना मैं अपनी स्टडी को लेकर कितनी सीरियस हूँ। आगे जैन भाई की शादी पर भी मेरी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो जाएगा, इसलिए मैं छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकती। नहीं बेटा, जाओ तुम, कोई बात नहीं, मैं मौसरत कर लूँगा उनसे। वैसे कोशिश करना जल्दी आने की। सदीकी साहब ने नेहा को बागौर देखते हुए कहा। जाने क्यों इन्हें लगता था कि इनकी बेटी किसी बात पर डिस्टर्ब है। इसकी सुर्ख सूजी आंखें इस बात की गवाह थी, और अब मूसा के नाम पर इसके चेहरे के बदलते रंगों को उन्होंने बाखूबी नोट किया था, जिससे इन्हें लगा था कि कोई बात मूसा से ही रिलेटेड थी जिसने इसे परेशान किया है। और वो ये भी समझ चुके थे कि असाइनमेंट और स्टडी सिर्फ बहाना है, लेकिन वो नेहा को स्पेस दे रहे थे कि जो भी मसला है वो खुद उनसे शेयर करे। अगर वो नहीं शेयर करेगी, ऐसे ही रहेगी, तो वो उससे खुद पूछने का इरादा रखते थे। नेहा ने जैसे तैसे नाश्ता खत्म किया और उठकर बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठकर वो कितनी ही देर रोती रही, और ड्राइवर के आने पर उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। यही लग रहा था कि जरूर अब मूसा उसे तलाक दे देगा, क्योंकि उसके फोन करने के 2 दिन बाद ही वो पाकिस्तान आ गया था। वो उसका सामना करने से कतरा रही थी, लेकिन कब तक? आखिर एक ना एक दिन तो ये होना ही था। लेकिन दिल था कि किसी सूरत संभल ही नहीं रहा था। दिल चाह रहा था कि धाड़े मार मार कर रोए, क्योंकि कच्ची उम्र में ही वो सितमगर उसके दिल में बस गया था। अब उससे जुदाई सुहाने रू थी, लेकिन वो अपनी इज्जत नफ्स पर भी कोई समझौता नहीं कर सकती थी। शाम को मूसा की फैमिली ने खाने पर आना था सिद्दीकी साहब के घर, लेकिन जाफर साहब ने फ़ोन करके कहा था कि वो सब आएं उनके घर रात के खाने पर, क्योंकि उन्होंने फरहान साहब की फैमिली, हमजा की फैमिली, शहीर और अरसलान की फैमिली सबको मूसा के आने की खुशी में खाने पर दावत दी थी। इसलिए उन्होंने सिद्दीकी साहब को फ़ोन पर कहा था कि वो फिर किसी दिन उनके घर पर आएंगे। आज वो सब उनके घर आए ताकि ये खुशी के पल सब इंजॉय कर सकें। एक किस्म का गेट टुगेदर हो जाएगा, क्योंकि फिर शादी के हंगामों में सब मसरूफ हो जाएंगे। पहले तो सिद्दीकी साहब ने थोड़ा एतराज़ किया कि दावत उन्होंने दी थी, अब वो खुद मेहमान बन रहे थे। पर वो जहवर साहब ही किया जो अपनी बात ना मनवाए, तो उन्होंने रात को आने की दावत कबूल कर ली। हमारी बहू को ज़रूर लेकर आना, सिद्दीकी, जाफर साहब ने शरारत से मूसा की तरफ देखते हुए कहा, जो सामने ही बैठा था। और मूसा का दिल किया अपने बाप का मुंह चूम ले, जिन्होंने इसके दिल की बात कर दी थी। नेहा का आना तो मुश्किल है। जाफर सदीकी साहब ने इन्हें नेहा का बताया तो उनका मुंह लटक गया। खैर, अगर वो जल्दी आ गई तो साथ आ जाएगी। जबकि उनकी बात पर मूसा ने लब भेज लिए, क्योंकि फ़ोन स्पीकर पर था और वो जानता था कि उसकी बेवकूफ़ बीवी जानबूझकर ऐसा कर रही है। लेकिन उसने भी सोचा था कि वो इसको सीधा करके ही रहेगा। जबकि अब जैन शरारती निगाहों से मूसा की तरफ देख रहा था, जिसने घूर कर जैन को देखा। हालांकि मूसा का चेहरा इतना सपाट था कि इसके चेहरे से उसकी कोई बेताबी और कोई जज्बा आया नहीं हो रहा था, लेकिन वो जैन ही क्या जो किसी को छेड़ने से बाज आ जाए। मूसा को पता था जैन से जान छुड़वाना मुश्किल है, इसलिए वो मसनूई गुस्से से उठकर अपने कमरे में जाने लगा, जबकि पीछे से उसे अपने बाप की और भाई की गाने की आवाज़ आने लगी। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। और मूसा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई और वो अपने कमरे में चला गया। सब मेहमान आ गए थे सवाए सिद्दीकी साहब की फैमिली के, और मूसा अभी कमरे में तैयार हो रहा था। नीचे जैन ने हमजा और अरसलान के साथ मिलकर खूब रौनक लगाई हुई थी। आज की डिनर पर इरा भी आई हुई थी, और शायद वो अपने ससुराल भी पहली दफ़ा आई थी, इसलिए उसकी खूब आवभगत कर रही थी मिसिस जाफ़र। और सानिया की प्रेगनेंसी की वजह से समीना बेगम तो उसे हिलने भी नहीं देती थी, इसलिए अब भी उसे अपने पास बिठाया हुआ था। मूसा तैयार होकर खिड़की में खड़ा हो गया, और जहन सिर्फ नेहा की तरफ था। उसका रवैया मूसा की समझ से बाहर था। अभी वो सोच ही रहा था कि सिद्दीकी साहब की गाड़ी लॉन में एंटर हुई। सिद्दीकी साहब और आसिया बेगम गाड़ी में से निकले और अंदर की तरफ बढ़ गए। मूसा ने यह देखते हुए गुस्से से अपने जबड़े भेज लिए कि नेहा उनके साथ नहीं, और खिड़की से हट गया।
मूसा ब्लैक डिनर सूट में नीचे आया जो कि उस पर बहुत जच रहा था। तो सब बहुत अच्छे से उससे मिले। सदीकी साहब ने मूसा को गले से लगाया और मूसा भी एहतरामन इन्हें शानों से थामकर सोफे की तरफ बढ़ा। सदीकी साहब की आंखें नम हो गई। अल्लाह ने अगर इन्हें बेटा नहीं दिया था तो तीन तीन दामाद बेटों से बढ़कर दिए थे जो बेटों की तरह अजीज थे और वो भी बाप की तरह इज्जत देते थे। सदीकी साहब जो के सोचते थे कि उन्होंने नेहा के लिए जल्दबाजी में कोई फैसला तो नहीं कर दिया। आज मूसा को देखकर तमाम खदशे दिल से दूर हो गए थे। हमजा और साहिर के साथ खड़ा वो बेहद शानदार लग रहा था। सानिया माँ बाप को देखकर उठकर उनसे मिलने लगी तो सिद्दीकी साहब ने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया और एक नज़र अनाया को देखा जिसने गोद में दोनों बच्चे लिए थे और जरदाद को साथ बिठाया था। तो उन्हें दिल दिल से अपने रब का शुक्र अदा किया जो इनकी बेटियां इस कदर खुशहाल थी, इन्हें ज़िंदगी के बेहतरीन साथी मिले थे। और हमजा तो इन्हें सबसे ज़्यादा अजीज था क्योंकि अगर हमजा ना होता तो शायद इनकी बेटी खुदकुशी कर चुकी होती। सदीकी साहब को आए हुए अभी आधा घंटा हुआ था कि इन्हें नेहा की कॉल आई जो कि इन्हें बोल रही थी कि वो इसकी दोस्त के घर से उसे पिक कर लें क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। ऐसे में वो ड्राइवर को नहीं भेजते थे। नेहा ने जानबूझकर देर की थी क्योंकि उसका ख्याल था अब तक मूसा चला गया होगा। सदीकी साहब नेहा को लेने जाने लगे तो हमजा ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मैं ले आता हूँ नेहा को, आप बैठें। अरे नहीं बेटा बैठो, तुम मूसा ले आएगा। मूसा को एड्रेस बताओ और मूसा नेहा को घर नहीं ड्रॉप करना बल्कि इधर लेकर आओ। भाई सब यहाँ मौजूद हैं और हमारी बेटी नहीं है, मुझे तो उसकी कमी बहुत महसूस हो रही है। जाफर साहब ने कहा तो सिद्दीकी साहब ने मना किया कि ऐसे ही बच्चे को परेशान कर रहे हो, जिस पर जाफर साहब ने सिद्दीकी साहब को खुफकी से देखा और वो चुप हो गए। और मूसा की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई थी, फौरन से उठ गया। 3 साल बाद इस दुश्मन जहां को रूबरू देखने का सोचते ही दिलो जोर से धड़कने लगा था और बस नहीं चल रहा था कि उड़कर उसके पास चला जाए। मूसा जाने लगा तो पीछे से जैन की शरारत की रग फड़की। आहिस्ता गाड़ी चलाना, इतने भी उतावले मत हो जाना, ये ना हो कि एक्सीडेंट करवा लेना। जबकि जैन की बात पर सबने अपनी मुस्कुराहट दबाई और मूसा खजल सा हो गया और घूरकर जैन को देखा। जबकि इरहा ने भी मूसा का ख्याल करते हुए जैन को घूरा। जिसने बदले में आंख की तो इरहा सटपटा कर इधर उधर देखने लगी और मुंह में बड़बड़ा कर रह गई, बेशरम। जबकि जैन ने सर खम किया और इरहा ने रुख मोड़ लिया। मूसा तकरीबन आधे घंटे में सिद्दीकी साहब के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया था। मूसा ने पहुंचकर गाड़ी का हॉर्न बजाया तो एक लड़की के साथ मुस्कुराते हुए नेहा बाहर निकली। जबकि मूसा ने जो इस तरफ देखा तो देखता ही रह गया। लाइट ग्रीन कलर की फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा और साथ ग्रीन ही दुपट्टा सर पर लिए हुए नेहा उसके दिल में उतरती जा रही थी। बालों की चंद लिटें दुपट्टे से बाहर निकली हुई थी। नाक में वो लौंग थी जो मूसा ने उसे गिफ्ट की थी जो कि बेइंतहा जच रही थी उसकी तीखी नाक में। गाल हमेशा की तरह सुर्ख हुए थे जैसे ब्लश ऑन लगाया हो, जबकि मूसा जानता था कि बचपन से उसके गाल ऐसे ही हैं। नेहा अपने ध्यान में ही अपनी दोस्त को खुदा हाफिज बोलकर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर इस पर बैठ गई। उसने अभी भी मूसा की तरफ गौर नहीं किया था। अस्सलाम वालेकुम। माँ ने उसे अपने बहुत करीब से एक गंभीर आवाज़ सुनाई दी और इस आवाज़ को तो वो लाखों में भी पहचान सकती थी। नेहा ने हैरत की ज्यादती से फटी आंखों से मूसा की तरफ देखा जो उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया जो कि तंजिया मुस्कुराहट थी कि आखिर कब तक छुप सकती थी मुझसे। जबकि नेहा का दिल 100 की स्पीड से धड़कने लगा और हाथ में कपाहट शुरू हो गई और जबान जैसे तालों से चिपक गई थी। एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकल रहा था, यहाँ तक कि सलाम का जवाब भी नहीं दे सकी थी। उसकी हालत देखते हुए मूसा ने गाड़ी स्टार्ट की। नेहा का रिएक्शन मूसा की तवक्को के ऐन मुताबिक था और ये सोचते हुए मूसा की स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत हुई कि वो उससे मिलने के लिए बेताब था और नेहा मैडम उससे चुप रही थी। नेहा ने अपनी आंखों की नमी छुपाने के लिए खिड़की की तरफ मुंह कर लिया और फिर चौड़ नजरों से मूसा की तरफ देखा जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। नेहा ने गौर से मूसा की तरफ देखा जो कि कितना बड़ा बड़ा लग रहा था और बेपनाह वजह भी, और बेड इस पर कितनी जच रही थी जो इसे मजीद सोबर बना रही थी। ये देख नेहा के दिल ने एक बीट मिस की। सारा रास्ता खामोशी से गुजरा। नेहा ने अब गौर किया तो वो अपने घर नहीं आई थी बल्कि ये तो मूसा का घर था। नेहा मजीद हरासा हो गई कि वो इसे अपने घर क्यों लेकर आया है। कहीं वो उसे यहाँ तलाक तो नहीं देने वाला
ये सोचकर तो नेहा मरने वाली हो गई, उसकी टांगें कप कपाने लगी। मम, मुझे मेरे घर छोड़कर आए, आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं? नेहा ने मूसा को देखकर कहा। तो मूसा ने इसकी कलाई थामी और इसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। नेहा ने अपनी कलाई छुड़वानी चाहिए, लेकिन मूसा ने गिरफ्त मजीद सख्त कर दी कि नेहा को लगा आज वो इसका बाजू तोड़ देगा। नेहा अंदर आई तो देखा यहाँ पर सब लोग मौजूद थे, उसके मॉम डैड, अनाया, सानिया, सब, यहाँ तक कि इरहा भी, जिसको नेहा निकचड़ी बोलती थी क्योंकि वो बहुत कम घुलती मिलती थी किसी से, क्योंकि वो आदतन कम गो थी। वो सबको हैरान नज़रों से देखने लगी कि सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। अभी वो ये सोच रही थी कि मिसेस जाफर आगे आई और बहुत प्यार से नेहा को गले लगाया। नेहा ने सामने देखा, जहां मूसा संजीदा नजरों से उसे ही देख रहा था। नेहा ने जल्दी से नजरें झुका ली, जिसे देख मूसा के लबों पर इस तरह से मुस्कुराहट बिखरी। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया था और अब सब बड़े अपनी महफिल जमा कर बैठे थे और छोटे अपना शुगल मेला लगा रहे थे। सब लड़कियां भी बैठी आपस में बातें कर रही थी। ज्यादा डिस्कशन शादी पर पहनने वाले कपड़ों पर हो रही थी। मूसा का एक बहुत अहम लेक्चर था, इसलिए वह मौसरत करता हुआ उठ गया और अपनी मॉम को बोल किया कि काफ़ी इसके कमरे में भिजवा दें। जाते जाते एक गहरी नज़र नेहा पर डालना नहीं भूला था, जो कि जब से आई थी खामोश गुमसुम सी बैठी थी। अगर कोई बात करता तो जवाब दे देती, वरना खामोश ही सर झुकाकर बैठी थी। ये वो नेहा तो नहीं थी जिसे मूसा छोड़ कर गया था। उसका बचपना और शरारतें ही तो उसे पसंद थी। वो ऊपर ऊपर से उसकी शरारतों से चिढ़ता था, लेकिन असल में उसे ऐसी नेहा ही पसंद थी। क्या 3 सालों में वो इतना बदल गई थी कि मूसा उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। नेहा भी खुद पर मूसा की गहरी नजरें महसूस कर रही थी, लेकिन उसने सर ना उठाने की कसम खाई हुई थी। शायद आखिर सर झटक कर मूसा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही देर बाद मुलाजमा कॉफी लेकर मूसा के कमरे में जाने लगी तो मिसिस जाफर ने उसे रोक दिया। नेहा, उठो, जाओ तो मूसा को कॉफी देकर आओ। कमरे में मिसिस जाफर के ऐसा कहने पर नेहा बौखला गई। क्या आंटी माँ, मैं कैसे जाऊं? नेहा का तो रोने वाला मुंह बन गया था, जिस पर अनाया और सानिया ने भी घूर कर नेहा को देखा। अनाया ने बकायदा कोहनी भी उसकी पसली पर मार दी। उफ, क्या है आप ही? नेहा ने धीमी आवाज में कहा। दफा हो, क्या सोचे कि तुम्हारी सास। चलो उठो और मूसा को कॉफी देकर आओ। नेहा ने एक नजर मिसिस जाफर को देखा तो नचार उसे उठना ही पड़ा। नेहा मरे मरे कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगी। मूसा के रूम का उसे पता था, क्योंकि बचपन से उसका आना जाना था। कमरे के करीब पहुंचने पर नेहा ने दस्तक दी तो अंदर से मूसा की गंभीर आवाज से नेहा को अपना दिल कानों में धड़कता हुआ महसूस हुआ। आ जाए। नेहा ने डरते डरते दरवाजा खोला तो देखा मूसा लैपटॉप पर झुका हुआ है। नेहा अंदर गई और टेबल पर कॉफी रखने के लिए झुकी। अभी वो भागने का सोच ही रही थी कि मूसा जो अपनी घड़ी उतार कर साइड टेबल पर रखने लगा था कि उसी वक्त ही इसकी नज़र भी नेहा पर पड़ी, जिसे देख वो हैरान हुआ, क्योंकि वो तो समझ रहा था कि मुलाजमा कॉफी लेकर आई है। नेहा जल्दी से कॉफी रखकर भागने लगी, लेकिन इससे पहले ही मूसा ने उसकी कलाई पकड़कर झटका दिया तो नेहा सीधा मूसा पर आकर गिरी। मूसा लिजा से बात कर रहा था, उसे वो भी भूल गया, और लिजा जो कि लैपटॉप पर वीडियो कॉल पर थी ने ये मंजर जलती आंखों से देखा। मूसा ने जल्दी से लैपटॉप बंद किया, लेकिन तब तक नेहा भी लिजा को देख चुकी थी। अच्छा, तो ये था इसका ज़रूरी लेक्चर, नेहा ने दिल में सोचा और खुद को मूसा से छुड़वाने लगी। छोड़े मुझे मूसा। नेहा ने पैनिक होने पर मूसा ने इसकी कमर पर गिरफ्त सख्त करके उसे अपने साथ बेड पर लिटाकर अपनी पनाह में लिया, जिससे नेहा रोने लग गई। क्या मसला है तुम्हारे साथ? हाँ, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? क्या चाहती हो तुम? मूसा ने सख्ती से नेहा से पूछा, जो रोना छोड़कर मूसा की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। मुझे जो चाहिए मैं आपको बता चुकी थी फोन पर, इसलिए आप मुझे तलाक दें अभी के अभी, नेहा ने गुस्से से कहा। तो मूसा का दिल किया एक रख कर थप्पड़ नेहा को लगाए, लेकिन अभी वो खुद पर कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो वजह जानना चाहता था। और क्यों चाहिए तुम्हें तलाक? अब ये भी मैं आपको बताऊं कि क्यों मुझे तलाक चाहिए? तो सुनिए मिस्टर, कि मुझे अपनी इज्जत नफ्स बहुत अजीज है, और दूसरी बात यह कि मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में वो इंसान आए जो सिर्फ मुझे चाहता हो, ना कि जगह जगह अपना मुंह मारे। नेहा की बातों पर मूसा को अपना जब्त टूटता हुआ महसूस हुआ। उसने सख्ती से नेहा का जबड़ा दबोचा। कहाँ मुँह मारा है मैंने? हाँ बताओ मुझे। कितने मेरे अफेयर्स की खबरें सुन चुकी हो तुम? मेरे किरदार पर उंगली उठा रही हो तुम नेहा? अगर मैं तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाता तो कैसा लगता तुम्हें? अगर औरत का किरदार होता है तो क्या मर्द का किरदार कोई नहीं होता?
उसे अपनी इज्जत अजीज नहीं होती। हाँ ठीक है ना, हूँ मैं बुरी इसलिए बोल रही हूँ। ये छोड़ दे, मुझे अपने रास्ते अलग करें और जो चाहते हैं वो करें, जिससे मर्जी शादी करें। बस मुझे छोड़ दे। शट अप नेहा। जब तक तुम मुझे वजह नहीं बता देती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अगर अब अपने मुंह से तलाक का लफ्ज निकाला तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। वजह आप जानते हैं, और अगर फिर भी सुनना चाहते हैं तो सुने। ये जो आपकी कुछ लगती, बल्कि कुछ नहीं सब कुछ लगती, लैपटॉप पर आपके साथ कॉल पर थी और जिससे बात करने को आप इतना मरे जा रहे थे कि आप नीचे सब कुछ छोड़कर लेक्चर का बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गए हैं, जिसके बगैर आप एक दिन नहीं निकाल सके। मैं आप दोनों के बारे में जानती हूँ। अगर इससे ही शादी करनी है, उसे ही जिंदगी में लाना है, तो मेरे साथ ये ढोंग क्यों रचा रहे हैं? आप मुझे तलाक दे दे, सब इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगी। जबकि मूसा तो नेहा की बातों पर सुन हो गया। वो ये क्या बोल रही थी? बकवास बंद करो नेहा, वो सिर्फ मेरी दोस्त है, बल्कि सिर्फ क्लास फेलो। मैंने उसके बारे में क्या कभी किसी लड़की के बारे में सोचा तक नहीं। निकाह से लेकर आज तक सिर्फ तुम्हें सोचा है, तुमसे मोहब्बत की है, खुद को तुम्हारी अमानत समझा है। और तुम इतनी घटिया सोच रखती हो मेरे बारे में। क्या मैं तुम्हें फ्लर्ट करने वाला लगता हूँ? प्लीज मूसा, मुझे अपनी चिकनी चिपड़ी बातों में मत उलझाएं। मैं सब जानती हूँ। अब आपका ये मोहब्बत का नाटक मेरे साथ नहीं चलेगा, इसलिए आप यहाँ आए हैं तो हैं ही। तो बेहतर है कि मुझे तलाक देकर ही जाएं, ताकि आप भी इस बोझ से आज़ाद हो सके और मैं भी आगे अपनी ज़िंदगी का कुछ सोच सकूं। तुम्हें ये रिश्ता बोझ लगता है ना नेहा मैडम, तो अब इस बोझ के साथ तुम्हें सारी जिंदगी रहना है। रुखसती की तैयारी पकड़ो। जो रुखसती 2 सालों के बाद होनी थी, अब वो एक हफ्ते में होगी। बहुत छूट दे दी है तुम्हें मैंने, और अपनी ढील का नतीजा भी देख लिया है। अब दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना मैं कुछ कर गुजरूंगा। मूसा ने नेहा को बेड पर से पीछे धकेलते हुए कहा, जो फटी फटी नजरों से मूसा को दिखने लगी, और बेड से उठकर अपना दुपट्टा ठीक किया। मैं किसी सूरत ये रुखसती नहीं होने दूंगी, आई समझ? नेहा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे रोकती हो इस रुखसती को। मैं मर जाऊंगी मूसा, पर ये रुखसती नहीं होने दूंगी। ठीक है, मर जाओ, मैं तुम्हारी लाश अपने साथ ले आऊंगा। आना तुमने मेरे पास ही है, फिर चाहे जिंदा हो या मुर्दा। दरवाजा बंद करके जाना। मूसा ये बोलकर करवट बदल गया, जिसका साफ मतलब था कि अब दफा हो जाओ। बहुत 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 माजरत लेट एपिसोड के लिए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जल्दी लिख सकूँ एपी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि लेट हो जाती है एपी। पहली वजह तो ये कि मैं हाउस वाइफ हूँ और 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और रहती भी अकेली हूँ, तो इसलिए मैं काफ़ी मसरूफ़ होती हूँ। अब छोटा बच्चा है और टाइम का पता ही नहीं लगता। दूसरी बात यह कि सर्दी है और मेरी बेटी अस्थमा की मरीज़ है। सर्दी में इन दिनों इसे अस्थमा का अटैक होता है, बहुत परेशानी होती है। फिर उसकी हालत काफ़ी बिगड़ जाती है, वो अभी ठीक नहीं हुई। तो मेरा बड़ा बेटा बीमार हो गया, साथ मुझे भी बुखार हो गया, और अभी वो बीमार ही है। तो कल से छोटे बेटे को भी बुखार है। आज तो मैं परेशानी से रोने ही लग गई थी कि एकदम से बच्चे बीमार हुए जा रहे हैं। बड़े को भी आज शदीद ठंड का मसला बना हुआ है। बस माँ बनना बहुत मुश्किल है, बच्चों को पालना बेहद मुश्किल है, लेकिन यही ज़िंदगी है। पर औलाद की आजमाइश बहुत सख्त होती है। अल्लाह सबके बच्चों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। और ये प्यारी आपी अबीहा का मैसेज आप सब के लिए रीडर्स, और प्लीज़ इनकी मजबूरी को समझें। अब सिर्फ इस नॉवल की जस्ट लास्ट एपिसोड रह गया, और थोड़े तहम्मुल से नेक्स्ट एपिसोड का आप लोगों ने इंतज़ार करना है। और इसके बाद इस नॉवल का एंड हो जाएगा। और आप सब ने अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और प्लीज़ इनके बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक इनके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मुझे तो इनकी बेटी के अस्थमा की बीमारी का सुनकर ही इतना अफसोस हुआ, और इतना मैंने इनके साथ बस क्या बताऊं, मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो आप प्लीज़ बुरे बुरे कमेंट ना किया करें। राइटर्स की भी ज़िंदगी होती है, उनके भी अपने मसले मसाइल होते हैं। तो प्लीज़ जस्ट एक एपिसोड रह गई है, सेकंड लास्ट अपलोड हो चुकी है ये वाली, और लास्ट रह गई है, और वो भी बस तहम्मुल से इंतज़ार कीजिएगा। वो भी कुछ दिनों तक अपलोड कर देंगी, जैसे ही उनके बच्चों की हालत कुछ बेहतर होती है। और बस यही कहना चाहूँगी लास्ट पे,
تحمل سے انتظار کیجیے گا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔